Welcome again to live session of Money Classes. I'm Dinesh Kumar, and I will take today's the Hindu news analysis. Today is 16 October 2023. Now we come to first news. Israel readies for attack as a million people evacuate. तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल और हमास के बीच में वार चल रही है और इसराइल ने जो है गाजा स्ट्राइप के लोगों को वार्निंग दी है कि वो गाजा को खाली कर दें। ठीक है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो गाजा को छोड़कर एक दूसरे पार्ट में चले गए हैं। ठीक है, नाउ एज द ह्यूज पॉपुलेशन लीव्स नॉर्थ गाजा, Israel says it restored water supply on the US intervention। तो बेसिकली इसराइल ने उन लोगों की वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को डिसरप्ट कर दिया था, लेकिन उसने वाटर सप्लाई को रेस्टोर कर दिया है ऑन द इंटरवेंशन ऑफ यूएस गवर्नमेंट। ठीक है, एंड विल पुश सिविलियन टू द साउदर्न स्ट्रिप। तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न स्ट्रिप है उसमें हमास के लोगों का, मतलब हमास के जो टेररिस्ट हैं वो पाए जाते हैं ज्यादातर, इसलिए वो अपने जो अटैक हैं उनको नॉर्थ स्ट्राइप तक ही कन्फाइन करेगा, एंड इट विल नॉट कॉज हार्म टू द सिविलियन पीपल। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नाउ दिस न्यूज इज important. Vizhinjam port on maritime map with berthing of first ship। तो हमारे देश के केरला में अडानी ग्रुप ने एक पोर्ट बनाया है, सी पोर्ट बनाया है, विजहिनजैम इंटरनेशनल सी पोर्ट। तो नाम इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस पर जो फर्स्ट शिप आया है, ठीक है, वो है जैन हुआ 15। इस शिप का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो पोर्ट है वो केरला में है। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से बड़ा, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इट इज ओनली जस्ट 10 नॉटिकल मील्स फ्रॉम द इंटरनेशनल शिपिंग रूट कनेक्टिंग यूरोप, पर्शियन गल्फ एंड द फार ईस्ट। तो ये इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट से केवल 10 नॉटिकल मील ही दूर है। अब हम समझते हैं व्हाट इज दिस नॉटिकल मील। सो जब हम समुद्र को नापते हैं तो सी इज मेजर्ड इन नॉटिकल मील्स। तो नॉटिकल मील क्या है? इट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ सी। ठीक है, एक नॉटिकल मील इज इक्वल टू अराउंड 22.50 मील्स, जिससे कि हम लैंड को मेजर करते हैं। तो जो हम लैंड को मेजर करते हैं वो मील हमारा छोटा होता है, और जिससे कि हम इसको मेजर करते हैं सी को, वो मील अराउंड 22.50 टाइम्स बिगर होता है और बड़ा होता है। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एंड न्यूसीबहस एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें ऑथर ने जो आर्टिकल लिखा है, इन्होंने लिखा है आर्टिकल रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इजराइल एंड हमास। तो आज के न्यूज़पेपर में ये इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा है, तो हम इसके जो भी टेक्निकल और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है या जीएस पॉइंट ऑफ व्यू है उससे इसको कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों एक टेररिस्ट ग्रुप के बीच में और एक इजराइल कंट्री के बीच में वार चल रही है। अब हम इसके एनालिसिस पर आते हैं। अ टोटल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद। इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इट वाज एन इंटेलिजेंस फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ इजराइल कि हमास ने इतना बड़ा अटैक उन पर कर दिया सैटरडे 7 अक्टूबर 2023, जिसने उनके थाउजेंड ऑफ लोगों को मार दिया। ठीक है, अब ये जो डिस्प्यूट है इसके बीच में, इसराइल के बीच में और हमास और पैलेस्तीन के बीच में, ये काफी पुराना है। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? तो प्राइमा फेसा इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ है कि उसने
हमास ने प्रोवोक किया है इजराइल को कि वो वार इसके अगेंस्ट डिक्लेयर कर दे। इसका मतलब ये है कि इजराइल जो हमास जो है इट इज ए बिग टेररिस्ट ग्रुप। सेकंड पॉइंट ये है कि इसने जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उनकी पावर को अंडरमाइन किया है। अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कैसे। देखिएगा, जो डिस्प्यूट है, दिस डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग द टेरिटरी। अब ये पूरी टेरिटरी, अगर हम इसको एक एग्जांपल समझें, सपोज दिस होल टेरिटरी यूज्ड टू बिलोंग टू पैलेस्टीन। ये पूरी पूरी टेरिटरी जो है वो पैलेस्तीन को बिलोंग करती थी, लेकिन इसके इस पार्ट पर इजराइल है, ठीक है, और इस पार्ट पर पैलेस्तीन। तो ये जो डिस्प्यूट है रियली, ये डिस्प्यूट तो दो कंट्रियों के बीच का डिस्प्यूट है, ठीक है। तो यहां पर लेकिन व्हाट इज द रोल ऑफ हमास, अ टेररिस्ट ग्रुप, हेयर इन द गिवन सिचुएशन। तो अगर वार भी होनी चाहिए थी तो इट शुड हैव बीन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पैलेस्टीन और द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, ठीक है। लेकिन जो काम करना चाहिए था पैलेस्तीन को वो काम किया हमास ने, ठीक है। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि जो हमास की अथॉरिटीज हैं लाइक प्रेसिडेंट और अदर अथॉरिटीज, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट को चला रहे हैं, वो जो पैलेस्तीन के लोग हैं वो इनके तो अपोजिट चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस टेरिटरी को जो कि ऑक्यूपाइड की गई है इजराइल के द्वारा, उसको लिबरेट कराने के लिए ज्यादा स्ट्रगल कौन कर रहा है? हमास कर रहा है, ठीक है। और वो हमास की सपोर्ट में चले जाएंगे। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि नियर फ्यूचर में हमास में आल्सो गेट मोर पॉपुलैरिटी इन द पैलेस्टीन इटसेल्फ और इन द अरब वर्ल्ड। तो जो अरब के और मुस्लिम मुस्लिम लोगों के 57 कंट्रीज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इनके इनकी नजरों में इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। नाउ अब इसका जो अगर हम इंटरनेशनल सपोर्ट की बात देखें तो इंटरनेशनल सपोर्ट में इंडिया जो है, जैसे हमने बताया कि इंडिया के फर्स्ट जो पॉलिसी होती है वो नॉन अलाइनमेंट की होती है। नॉन अलाइनमेंट के मतलब है कि ये किसी को भी सपोर्ट नहीं करता है कि अगर वर्ल्ड में दो कंट्री या दो ग्रुप आपस में वार करते हैं तो वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन इंडिया ने अपने पॉलिसी को क्लियर किया है और कहा है कि टेररिज्म जो है वो किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अब इससे ये शो होता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है या इंडिया का जो स्टैंड है, इट इज अगेंस्ट द टेररिस्ट। although the demand of Palestine regarding the reacquiring its own territory or retaking its own territory from Israel may be justified in international law। पैलेस्टीन की डिमांड को इंटरनेशनल लॉ में जस्टिफाइड किया जा सकता है, ठीक है। अगर उनके कोई लीगल इश्यू है तो इसको एक एमिकेबल वे में वो या इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा रिजॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है? इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हो रहा है कि दोनों देशों की रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एक तो जो वो है हमारा हमास ग्रुप है, वो दूसरा इजराइल। साथ ही साथ रिसोर्सेज से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बड़ी बात है कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो मारे जा रहे हैं और उनको बड़ा ही उन पर इफेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर जो ऑथर हैं वो पैलेस्तीन और इजराइल कन्फ्लिक्ट की कंपेयर करते हैं वो कश्मीर इशू से, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जैसे कश्मीर का इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सिमिलर इशू इज विद द पैलेस्तीन एंड इजराइल, ठीक है। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन, वो कहते हैं कि भाई इसको सक्सेसफुल मैनर में, ठीक है, और एक एमिकेबल मैनर में उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए, ठीक है। और किसी भी डिस्प्यूट को आप केवल टेररिस्ट एक्टिविटीज के आधार पर या वार के आधार पर आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। द वर्ल्ड
नीड्स टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो हमारा 16 अक्टूबर है, इट इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, और इस वर्ल्ड फूड डे 2023 की जो थीम है वो है वाटर इज लाइफ एंड वाटर इज फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, अब आगे वो कहते हैं कि हमारा जो देश है, और ये तो ग्लोबली प्रॉब्लम हो रही है वाटर की, तो अब देखो यहाँ पर है एक, with less than 7 years left to achieve UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में केवल 7 साल बचे हैं। इसका मतलब है कि हम इसको कब अचीव करना चाहते हैं, 2030 तक हम इसको अचीव करना चाहते हैं। अब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से 2023 के क्लैट में एक पैसेज आया था। ठीक है, इसको लिंक किया था उसने डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के साथ। अब तो यहाँ पर मैं दोनों आपको समझाता हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट क्या है। ठीक है, अब देखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड और ऑफ एनी कंट्री विदाउट causing harm टू द एनवायरमेंट। क्या मतलब है इसका, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब हम डेवलपमेंट तो करते हैं लेकिन एनवायरमेंट को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं करते, दिस इज नॉन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसको एग्जामिनर ने रिलेट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट से। कैसे रिलेट किया था इसको समझाते, देखिएगा, जो भी हमारे देश के रिसोर्सेज हैं वो सभी लोगों को बिलोंग करते हैं, या सभी लोगों का उसमें हिस्सेदारी है। ठीक है, आर्टिकल 38 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि स्टेट ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिससे कि कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि जो देश के रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही लोगों के हाथ में ना हो, बल्कि वो रिसोर्सेज सबके हाथ में हो, और एक इस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि सबके पास थोड़े थोड़े रिसोर्सेज हैं। देखिएगा, एब्सोल्यूट इक्वलिटी तो पॉसिबल नहीं है किसी भी सोसाइटी में, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी ना हो। अब अगर सरकार हमारी वो रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दे देती है, ठीक है, और वो उन नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज करता है या उनको इस तरह से एक्सट्रैक्ट करता है जिससे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका वायलेशन होता है, तो यहाँ पर रोल आ जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस दिए गए हैं उनको मेंटेन करना, ठीक है, उनको इस तरह से बना के रखना कि उसमें पार्लियामेंट कोई आर्बिट्रेरी मैनर में चेंज ना कर दे, ये किसकी ड्यूटी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो यहीं पर एक केस आया, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, कमलनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये गवर्नमेंट पब्लिक के ट्रस्ट के बिहाफ पर होल्ड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पब्लिक के ट्रस्ट के बिहाफ पर वो हेल्ड करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो पब्लिक के हैं, पीपल ऑफ इंडिया के हैं, और अगर हमने किसी सरकार को इलेक्ट किया है तो इसका मतलब वो सरकार हमारे बिहाफ पर काम करती है। तो यहाँ पर हमने ये रिसोर्सेज गवर्नमेंट को ट्रस्ट में दिए हैं, और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हमारे इस ट्रस्ट को जो हमने उसमें रिपोज किया है उसको प्रॉपरली डिस्चार्ज करें। ठीक है, अब हम आते हैं, तो इसलिए ये इसको एग्जामिनर ने लास्ट ईयर आपके पैसेज में पब्लिक ट्रस्ट से जोड़ा था। अब हम देखते हैं कि जो वाटर की स्कार्सिटी है और वाटर की जो अवेलेबिलिटी है
ये लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है, स्पेशली द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। फॉर इंस्टेंस अबाउट 60% ऑफ इंडियाज नेट सोन एरिया इज रेन फेड, यानी कि जितना भी हमारे देश में पूरी जमीन को बोया जाता है उसका 60% एरिया जो है वो रेन फेड है। रेन फेड का मतलब है उस पर बारिश होती है तो पैदावार होती है, ठीक है, और अगर बारिश नहीं होगी तो वहां पर कोई पैदावार नहीं होगी, वहां कोई फसल किसी भी फसल को नहीं उपजाया जा सकता। अब ये जो 60% एरिया है ये कंट्रीब्यूट करता है 40% ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शन, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोगों का जो राइट टू फूड है, राइट टू फूड इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट। व्हाई दिस इज अ फंडामेंटल राइट? देखिए क्यों। आर्टिकल 21 जो है वो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। अब ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो यहाँ पर राइट टू फूड जो आ जाता है वो इट इज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, कि अगर किसी पर्सन को फूड नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली दैट पर्सन में डाई, तो इसलिए राइट टू फूड इज रिलेटेड टू द राइट टू डाई। अब हम आगे देखें वाटर एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमारे देश में क्या हो रहा है, पुअर वाटर मैनेजमेंट है, मिसयूज ऑफ वाटर है और वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, ये क्लाइमेट क्राइसिस है। अब ये पुअर वाटर मैनेजमेंट कैसे, पुअर वाटर मैनेजमेंट देखिएगा, जो डिफरेंट काइंड्स की फसल्स होती हैं, ठीक है, उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट, ठीक है, एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी लैंड में ये जमीन का एक टुकड़ा है और यहाँ पर वाटर कम है, लेस वाटर, लेकिन अगर हम यहाँ पर धान की फसल बोते हैं, ठीक है, तो धान की फसल के लिए बहुत ज्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, ऑलरेडी उस जमीन में वाटर कम है, ठीक है, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि यहाँ पर हम सारा पानी निकाल लेंगे, ठीक है। अब जब सारा पानी इस जमीन का इस पर्टिकुलर एरिया का निकाल लिया जाएगा तो सब्सिक्वेंट जो हम फसल यहाँ पर बोएंगे वो अफेक्ट होगी। सिमिलरली जहां पर पानी अबंडेंस में है, सपोज ये एक लैंड का टुकड़ा है और यहाँ पर पानी अबंडेंस में पर्याप्त मात्रा, ठीक, यहाँ पर हम ऐसी फसल बोते हैं जहां जिसको कि पानी की कम आवश्यकता होती है, लाइक चना, चने की फसल बोना, ठीक है, तो चने को जनरली पानी की आवश्यकता कम होती है। तो वो कहता है, ऑथर कहते हैं इसमें कि हमारा वाटर मैनेजमेंट जो है वो पुअर है। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग वाटर का मिसयूज बहुत करते हैं, वाटर को पॉल्यूट बहुत करते हैं। जैसे हमारे देश में जो रिवर्स हैं ये मेन सोर्स हैं इरिगेशन का, ठीक है, लेकिन रिवर के पास में इंडस्ट्रीज लगी हुई, तो अब अगर ये रिवर का पानी खेतों में जाता है तो ये प्रोडक्शन को भी बेटर करेगा और ये वाटर को भी, वाटर लेवल को मेंटेन करेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इसके किनारों पर बनी हुई होती है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का जो पॉल्यूटेड वाटर है वो सारा हमारी नदियों में जाता है, जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जो हमारा रेन का वाटर, इसका रिवर्स का वाटर है वो कंटेमिनेटेड और पॉल्यूटेड हो जाता है। अब यही कहाँ पहुंचता है, हमारी क्रॉप्स में, तो हमारी क्रॉप्स को भी वो अफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्लाइमेट चेंज एडेप्शन। अब जैसे 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 क्लाइमेट चेंज हुआ है तो क्लाइमेट के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। अब क्लाइमेट में चेंज क्यों हुआ है, ये ग्रीन हाउस गैसेस की इफेक्ट की वजह से हुआ है या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। तो अब हम अगर इस चेंज के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है, अपने आप को बदल लेंगे तो हमारे लिए ये बहुत बेटर होगा। लेकिन अगर हम नहीं बदलते हैं तो हमारे लिए इसके ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ओवरऑल ये एडिटोरियल में ये कहा गया है कि हमको वाटर को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और हमको वाटर को बहुत ही वाइजली यूज करना चाहिए। नाउ इजराइल हमास एंड द लॉ ऑफ वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉज ऑफ वार, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये है व्हाट आर द लॉज ऑफ वार। तो वार के कुछ रूल्स होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, और वेदर देयर इज अ conflict or whether the conflict between Hamas
group or Israel is a war. क्या हम हमास के बीच में और इसराइल के बीच में होने वाले आर्म कन्फ्लिक्ट को वार कह सकते हैं? सो आंसर इज यस, हम इसको वार बोल सकते हैं। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो वार है वो केवल दो देशों के बीचों में ही होती है। तो इवन वार कैन बी बिटवीन टू और मोर कंट्रीज एंड द ग्रुप्स, either independent groups or independent terrorist group like Hamas और more than one groups। तो ऐसा हो सकता है कि अगर एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप किसी कंट्री के अगेंस्ट वेपन्स यूज करता है विच आर यूज्ड इन द वार, तो ये भी क्या है? वार है। सिमिलरली अगर एक ग्रुप प्लस कंट्री किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट वेपन यूज करता है तब भी वार है। और अगर इधर भी कोई ग्रुप है और इधर भी कोई टेररिस्ट ग्रुप है और आपस में एक दूसरे के खिलाफ वेपन यूज करते हैं, इट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड टू बी वार। अब इसको इतना बड़ा इसका स्कोप वार का क्यों है? क्योंकि इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस, ठीक है। ड्यूटी किसकी है प्राइमरी? इट इज द ड्यूटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, आर्टिकल 25 ऑफ द यूएन चार्टर के हिसाब से, ठीक है। अब व्हाट आर द लॉज ऑफ वॉर? ठीक है, तो पहला लॉ क्या है? अंडर व्हाट कंडीशंस व्हेन कैन कंट्रीज यूज फोर्स इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस? तो इसको हम बोलते हैं जस एड बेलियम, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन में एक कंट्री दूसरी कंट्री के खिलाफ वार कर सकती है या फोर्स यूज कर सकती है? इसके लिए हम रेफर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, and you may get the passage from this information either in the legal section or in the GS section, दोनों में ये कवर हो सकता है। अब देखिए, there is article 51 of UN Charter। UN Charter का आर्टिकल 51 वो क्या देता है? वो देता है राइट टू सेल्फ डिफेंस टू अ पर्टिकुलर कंट्री। तो यूएन में 193 कंट्रीज हैं, आर्टिकल 51 राइट टू सेल्फ डिफेंस को रिकॉग्नाइज करता है। अब ये कहता है कि अगर कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पर या तो अटैक करता है या उसके साथ वार करता है या एग्रेशन करता है। अब ये जो टर्म एग्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्रेशन का मतलब है नॉट एक्चुअल वार बट देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ वार। नॉट एक्चुअल वार बट देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ वार। तो अगर दो कंट्री के बीच में एक्चुअल वार नहीं भी हुई है और वार का रीजनेबल एप्रीहेंशन है, यानी कि वार कभी भी हो सकती है, इवन ऑन दिस ग्राउंड दूसरे कंट्री के पास राइट आ जाता है कि वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस करे। अब सेल्फ डिफेंस में वो उस अपोजिट कंट्री पर वो अटैक भी कर सकता है, लेकिन उसके पार्ट पर ये लीगल ड्यूटी है कि वो तुरंत इस इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी काउंसिल के साथ शेयर करेगा, ठीक है। जब वो इस इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी काउंसिल के साथ शेयर करेगा तो और फिर उसकी ड्यूटी है कि फिर वो उसी प्रकार से एक्शन लेगा जो कि सिक्योरिटी काउंसिल उसको डायरेक्ट करेगी, अपने मनमाने ढंग से वो नहीं करेगा। तो इंटरनेशनल लॉ ने और यूएन चार्टर ने राइट टू सेल्फ डिफेंस को रिकॉग्नाइज किया है अंडर आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर, लेकिन यहाँ पर राइट थोड़ा सा लिमिटेड है। तो ये राइट जो है ओनली फॉर द टाइम बीइंग है, ठीक है। सिमिलर राइट जैसे हमारी आईपीसी में दिया गया है, लेकिन आईपीसी का जो राइट है वो केवल पर्सन को अवेलेबल है और ये जो राइट है ये कंट्रीज को अवेलेबल है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है, हाउ is a war to be fought? This is why what military actions are permissible. This is known as jus in bello। तो मतलब जब वार होती है तो वार में आप किस तरह की मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसर्न जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का है, IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ठीक है। तो जनरल रूल ये होता है वार का
कि वार जो है जब एक कंट्री या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से फाइट करेगा तो वो केवल जो मिलिट्री वाले लोग हैं या जो उनसे वार कर रहे हैं उन पर ही अटैक करेगा और सिविल पॉपुलेशन पर वार करना अलाउड नहीं है, सिविल पॉपुलेशन पर अटैक करना अलाउड नहीं है। अगर हम इसको हमास और इसराइल के कंसेप्ट में या रेफरेंस में देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इस वार लॉ का वायलेशन हमास ने किया क्योंकि उसने इसराइल के थाउजेंड्स ऑफ पीपल को मार दिया जो कि सिविल पॉपुलेशन थी। सिमिलरली अगर हम इसराइल की तरफ से देखें तो यहाँ पर इसराइल भी इस वार रूल का वायलेशन कर रहा है क्योंकि ये भी गाजा में जो सिविलियन पॉपुलेशन है उस पर अटैक कर रहा है। तो दोनों ही एक कंट्री और एक टेररिस्ट ग्रुप दोनों ही इनके खिलाफ दोनों ही मतलब वार के रूल को वायलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, डू द लॉज ऑफ वार अप्लाई टू द ऑनगोइंग मिलिट्री कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो क्या जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट दो एक टेररिस्ट ग्रुप और इसराइल के बीच में हो रहा है क्या इस पे वार इसको वार के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? तो हाँ, इस पर वार के रूल एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, ऐसा कहा गया था बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल इन द केस ऑफ प्रोसिक्यूटर वर्सेस डुस्को टैडिक। ये केस का नाम इंपॉर्टेंट है, केस का नाम है प्रोसिक्यूटर वर्सेस डुस्को टैडिक। इस केस में ये कहा गया था कि अगर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एक टेररिस्ट ग्रुप और या एक कंट्री के बीच में होता है स्टिल दे आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ वार। नाउ इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट एंड नॉन इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट according to common article of 2 of the Geneva Convention, international armed conflict include all cases of declared war or any other armed conflict between two or more countries। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर वार के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। ना व्हाट अबाउट द सिविलियन किलिंग्स, तो जब ये सिविलियन किलिंग की बात करते हैं तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टेररिस्ट ग्रुप हमास ने भी इनका वायलेशन किया है उनको मारकर इनोसेंट लोगों को, और इसराइल ने भी इसका वायलेशन किया है। इज हॉस्टेज टेकिंग लीगल, तो ये बिल्कुल भी इन दोनों के बीच में लीगल नहीं। ठीक है, यानी कि हमास और इसराइल के बीच में जो हॉस्टेज है इट इज नॉट लीगल। ठीक है, एंड इट कैन बी कंसीडर्ड एज ए वार क्राइम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 8 ऑफ द रोम स्टैट्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो हो रहा है इसको वार क्राइम कंसीडर किया जा सकता है एंड these can be subsequently prosecuted। Next, what about the Gaza Strip blockade? तो यहाँ पर जो देखिएगा टेररिस्ट ग्रुप ने हमास ने इसराइल पर वार किया, ठीक है, और इसराइल के लोगों को मारा। यहाँ पर इसराइल का राइट है, राइट टू सेल्फ डिफेंस, अपने आप सिविल पॉपुलेशन को बचाने का इसराइल के पास पूरा पूरा राइट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसराइल पर एक ड्यूटी भी है कि वो सिविल पॉपुलेशन को इंजरी ना कॉज करे। इसीलिए इस पेपर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसराइल ने गाजा स्ट्रिप में रहने वाले लोगों से कहा है कि आप इस पर्टिकुलर पार्ट को इवैक्यूएट कर दें ताकि आपकी जो किलिंग है वो कम। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नाउ सेंटर लाइकली टू रेज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ साइंटिस्ट टू 65। ठीक है, तो भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि इनकी जो एज है उसको वो 65 ले जा सकते हैं। प्रेजेंट जो एज है वो रिटायरमेंट की एट 60 है, लेकिन at present scientists in most wings of the government retire at 60, while those working at the Indian Council of Agricultural Research and the Indian Council of Medical Research ये 62 में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सरकार का प्रपोजल ये है कि इनकी सबकी एज 65 होनी चाहिए। Now we come to next news. Blinken raises Hamas issue with Saudi leader during West Asia। तो जो ब्लिंकिन है ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। ठीक है, इन्होंने ये विजिट कर रहे हैं वेस्ट एशिया की। ठीक है, और वेस्ट एशिया में ये जो सऊदी प्रिंस है इनसे मिले हैं और इनका कंसर्न ये है कि जो दोनों दोनों कंट्री दोनों एक टेररिस्ट ग्रुप है और एक जो कंट्री है इसराइल, इनको पीसफुल मैनर में अपना उसको रिजॉल्व करें। और ये जो वार है अभी ये एक कंट्री और टेररिस्ट ग्रुप के बीच में है और ये ज्यादा बढ़े ना,
क्योंकि अगर वार बढ़ेगी तो इसमें मोर कंट्री ज्वाइन करेंगे, जिसका कॉन्सिक्वेंस ड्रास्टिक होगा एंड इट में लीड टू द थर्ड वर्ल्ड वार, जो कोई भी नहीं चाहता, ना इसराइल चाहता है, ना यूएस चाहता है, ना रशिया चाहता है। इंडियाज फर्स्ट individual Olympic gold medalist Abhinav Bindra on Sunday expressed the hope that India will get to host the Olympic Games in the near future. तो हो सकता है नेक्स्ट जो ओलंपिक गेम हो वो इंडिया में, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है वो अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, so that's all for today, my dear students. I will come again with the next news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.